जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम अचीवर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों के लिए अग्निवीर टेक्निकल साइंस के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जिसमें आपसे फिजिक्स के 15 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस डेली आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बिल्कुल पक्के हो जाए। तो ये क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करते जाइए, क्योंकि इन क्वेश्चनों को मैं बहुत ही आसान तरीके से ईजी ट्रिक के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको ये एग्जाम में याद रहे। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्वनि की पिच यानी कि तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। तो किसके द्वारा निर्धारण होता है? तो जो ध्वनि की पिच या फिर तीक्ष्णता होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है फ्रेंड्स? आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी पर। जितने क्योंकि जो आवृत्ति की डेफिनेशन है फ्रेंड्स क्या होती है? प्रति इकाई समय में कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। कि एक सेकंड में कितने कंपन किए गए हैं वो होती है आवृत्ति। तो जितने ज़्यादा कंपन करेगी उतनी ज़्यादा जो ध्वनि होगी वो क्या होगी? तीक्ष्ण होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किस पर डिपेंड करती है? आवृत्ति पर। निम्नलिखित में से होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो ध्वनि के संचरण फ्रेंड्स तीनों मीडियम में होता है। ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों मीडियम में ध्वनि का संचरण पॉसिबल है, लेकिन जो वैक्यूम या निर्वात है उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है, और इन तीनों में माध्यम होता है और इसमें माध्यम नहीं होता है। इसलिए संचरण किस में नहीं होगा? निर्वात यानी कि वैक्यूम में। ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन के सूत्र में लाप्लास का संशोधन आवश्यक है, क्योंकि ध्वनि तरंगे क्या होती है? तो फ्रेंड्स, न्यूटन के अनुसार जो ध्वनि का वेग का संचरण होता है समतापी रूप से होता था, लेकिन जो लाप्लास ने संशोधन दिया उसके अनुसार क्या होता है? रुद्धोष्म रूप से संचरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वरित्र एक एल लंबाई की डोरी के साथ समस्वरित है, तो स्वरित्र की आवृत्ति होगी, जहाँ पर टी तनाव है, एम डोरी की एकांक लंबाई है। तो जो ट्यूनर है, तो ट्यूनर की उन्होंने क्या पूछी है? आवृत्ति पूछी है फ्रेंड्स। अगर उन्होंने धागे की लंबाई एल दे के रखी है, तनाव टी दिया है, द्रव्यमान एम दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2L √T/m, जहाँ पर ये तनाव है और ये क्या है? द्रव्यमान है, और एल क्या है? उस स्वरित्र की लंबाई है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि में जो वायु का वेग होता है वो कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है? तो फ्रेंड्स, जो पावर फैक्टर दिया जाता है एक शुद्ध प्रतिरोधक का, वो किसके द्वारा दिया जाता है? कॉस थीटा के द्वारा। और जहाँ पर थीटा क्या होता है? वोल्टेज और धारा के बीच का कोण होता है। और शुद्ध रूप से जो प्रतिरोधी परिपथ होता है उसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा यहाँ पर जो एंगल होगा वो 0 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? हमें 1 मिलेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कितना होगा? 1 होगा, एकांकी होगा। बादल वायुमंडल में तैरते हैं, इसका क्या कारण होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो बादलों का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? अल्प घनत्व होता है। इसके कारण वो क्या करते हैं? वायुमंडल में तैरते हैं। इलेक्ट्रोड निम्नलिखित धातु है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इलेक्ट्रोड, आप वो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला इलेक्ट्रोड मत समझ लेना जिसमें धन आयन और ऋण आयन होते हैं, ये वो नहीं है। ये उस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं जो कि वेल्डिंग वगैरह में यूज़ होते हैं। तो वो किस तरह के इलेक्ट्रोड का वहाँ पर यूज़ होता है, वो किस तरह का होता है? वो किस टाइप का होता है? फिलर टाइप का होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर होता है उसका फ्रेंड्स क्या काम होता है? न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है मॉडरेटर का। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किसके ऊपर होती है? तो फ्रेंड्स, जो जड़त्व होता है, जड़त्व की डेफिनेशन ही ये होती है कि किसी वस्तु का वह गुण जो कि गति अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये किसके समानुपाती होता है फ्रेंड्स? जड़त्व हमेशा समानुपाती होता है एम यानी कि द्रव्यमान के, वस्तु के द्रव्यमान पर जड़त्व निर्भर करता है पूरी तरह से, क्योंकि जितने ज़्यादा उसका द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर बल, उस वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए उतना ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और जितना कम द्रव्यमान होगा उतना कम बल लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जड़त्व है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। रडार का कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, रडार होती है जहाँ पर क्या होती है? जो तरंगे होती है वो भेजी जाती है किसी भी टारगेट के ऊपर। जैसे ये टारगेट है, इसे पता करने के लिए यहाँ पर तरंगे भेजी जाएंगी, और इससे रिफ्लेक्ट होकर तरंग फिर इसके ऊपर आ जाती है और ये इसे कैच कर लेता है। तो इस तरह से जो रडार होता है, रडार का क्या कार्य होता है? ध्वनि तरंगों का पता लगाना? बिल्कुल नहीं। केवल दिशा का ही पता लगाता है क्या रडार? दिशा का तो पता लगाता है, लेकिन केवल दिशा का ही नहीं लगाता है,
दूरी और दिशा का पता लगाता है, तस्वीरें भेजता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा दूरी और दिशा दोनों को पता लगाने का काम करता है। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो प्रकाश का जो रंग होता है फ्रेंड्स वो किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और डायरेक्टली किस पर? वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रकाश की जो 7 रंगे हैं उनका नाम क्या है? बे, जा, नी, हे, पी, ना, ला। ये जो 7 रंग है फ्रेंड्स, इनमें लाल से बैंगनी रंग की तरफ जाने पर जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कम होती है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? बैंगनी की है। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल की होती है। तो इन्होंने यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का ऑप्शन तो नहीं दिया लेकिन आवृत्ति का दिया है। और आवृत्ति क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश का रंग है वो किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी पर। पद अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये आप जो चित्र है इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है एपिसेंटर। एपिसेंटर मतलब वो सेंटर होता है, पृथ्वी के धरातल पर वो भाग होता है जिसके जस्ट नीचे जो भूकंप है उसकी शुरुआत हुई है। उसके स्टार्टिंग का जो पॉइंट है भूकंप का जस्ट उसके नीचे होता है। उस सेंटर को क्या कहा जाता है? एपिसेंटर कहा जाता है। और उससे जो दूर वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है हाइपोसेंटर। मतलब अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं और बाहर वाला जो उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। तो ये जो एपिसेंटर है ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? भूकंप से यानी कि अर्थक्वेक से। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? हमें पता है फ्रेंड्स कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिकों के बाहर कक्षाओं में घूर्णन तो करते ही हैं, साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो द्रव्यों में जो चुंबकत्व पाया जाता है वो इसी कारण से पाया जाता है कि वो क्या करते हैं? वर्तुल गति यानी कि सर्कुलेशन गति अपने अक्ष पर करते हैं। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है। तो फ्रेंड्स जो जड़त्व आघूर्ण में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला किससे दिया जाता है? गतिज ऊर्जा का आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसके द्वारा जो जड़त्व आघूर्ण की गतिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला दिया जाता है। तो यहाँ से हम जड़त्व आघूर्ण यानी कि आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या होगी? आई इज इक्वल टू होगा 2 ke डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण का यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? 2 ke डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर यानी कि ऑप्शन 2। किसी तत्व के चिन्ह यानी कि संक्षिप्त नाम के रूप तत्व के रूप में प्रथम अक्षर का प्रयोग किया जाए, यह किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो एलिमेंट जो होता है, जैसे यहाँ पर हम क्लोरीन का नाम लेते हैं तो क्लोरीन का Cl यूज़ किया गया, मतलब तत्व का जो पहला प्रथम अक्षर है उसका उपयोग उसके चिन्ह के रूप में किया जाना है। ये किसने डिसाइड किया था फ्रेंड्स? जे बर्जिलियस ने। पदार्थ का गैस से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? ये जो चित्र है इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे क्या पूछा गया है? पदार्थ का गैस से द्रव अवस्था में बदलना। तो ये गैस है और गैस से द्रव में बदलना क्या कहला रहा है? कंडेंसेशन यानी कि संघनन। इसके विपरीत अगर पूछा जाए कि द्रव का गैस में बदलना क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन। तो इस चित्र के अकॉर्डिंग आप 4 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं कि जो बर्फ़ का पानी में बदलना मेल्टिंग कहा जाता है, पानी का बर्फ में बदलना फ्रीजिंग कहा जाता है, पानी का भाप में बदलना इवेपोरेशन और भाप का पानी में बदलना कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहलाता है। बेरिलियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स बेरिलियम कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। इसका परमाणु क्रमांक 4 है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? हमें पता है कि जो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसलिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा यानी कि 4। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन है ये लोहे पर जंग लगने की रिएक्शन है। यहाँ पर आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? फेरस ऑक्साइड Fe2O3 बनाया। ये जो प्रोसेस होती है पूरी प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना होता है, वो क्या होता है? ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा जमा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है तांबे को शुद्ध करने की प्रोसेस है, जहाँ पर 2 कैथोड और एनोड होते हैं। और यहाँ पर जो कॉपर है वो एनोड से निकलकर कहाँ पर जमा हो रहा है? कैथोड की ओर जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो तांबा है वो कहाँ पर जमा होगा? कैथोड पर। निम्न में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व किसे माना गया है? क्लोरीन। इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये सबसे ज़्यादा
इलेक्ट्रॉनिक बंद बनाने वाला तत्व माना गया है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो ये है कैल्शियम कार्बाइड CaC2 फॉर्मूला। इस पर जल डालने मतलब इसकी जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है? C2H2 एक गैस बनती है जिसे क्या कहा जाता है? एसीटिलीन। तो कौन सी गैस यहाँ पर बन रही है? एसीटिलीन बन रही है और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का आयुर्वेद नाम क्या है? तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है? C3H8OH। तो फ्रेंड्स, जब भी आयुपेक नेम में रूल होता है कि जब 3 कार्बन होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोपेन कहा जाता है। ये है प्रोपेन। और OH समूह अगर उसमें उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो OH समूह को क्या कहा जाता है इसमें? ऑल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इसका आयुर्वेदिक नेम हो क्या होगा? प्रोपेन टू ऑल। कौन सा कथन असत्य है? कार्बन डाइऑक्साइड को जलाया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित नहीं किया जा सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड जलने का प्रतिफल कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा कथन असत्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जलाया जा सकता है? ये कथन बिल्कुल असत्य है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं जलाया जा सकता। क्लोरोफिल बनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है? तो फ्रेंड्स, क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम और आयरन, इन 2 तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर इसमें से क्या होगा? मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स, आज भी हमने 25 क्वेश्चन अग्निवीर टेक्निकल साइंस के आप लोगों से डिस्कस किया है। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।